तो विजन IAS डेली करंट अफेयर्स 5th एंड 6th Feb 2023 ये हम देखते हैं। देखो, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक कमेटी अभी अपॉइंट की थी, ठीक है, मतलब इन्होंने अपॉइंट की थी पहले 3 मेंबर की कमेटी कि आप ये देखो कि क्या जो है आपकी जो पावर लाइन्स है वो अंडरग्राउंड जा सकती हैं। तो सारी पावर लाइन्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। मैं बता देती हूँ, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये आपके मिलते हैं थार डेजर्ट, कच्छ डेजर्ट। तो इस एरिया में जो आपका राजस्थान, गुजरात और कुछ पॉपुलेशन इनकी आपकी MP और महाराष्ट्र में भी मिल जाएगी। तो ये मेजरली आपको एरिड और सेमी एरिड रीजन मिलते हैं। सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान में मिलेंगे और बाकी फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है तो पाकिस्तान में भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ओवरहेड जो आपकी पावर लाइन्स होती हैं, ठीक है, जो आपके पूरे पोल्स वगैरह होते हैं एंड उससे वो पावर लाइन्स जारी होती है, उससे इनको जो है इनको तो समझ नहीं आता, तो ये क्या कहते हैं उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो ये उनके लिए ख़तरा है, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था कि पावर लाइंस जो पावर कंपनीज होती हैं कि आप अपनी जो पावर लाइंस हैं, जो जितनी भी लो वोल्टेज पावर लाइंस हैं, ठीक है जी, प्रायोरिटी एंड पोटेंशियल हैबिटेट रीजन जो है इनके, वहाँ पे आप सारी अंडरग्राउंड कर दो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस पर कोई स्टेप नहीं लिया। वाई? क्योंकि दैट वुड बी अ वेरी एक्सपेंसिव टास्क, ठीक है, एंड इम्प्रैक्टिकल ऑल्सो, कि सारी की सारी पावर लाइन्स अंडरग्राउंड कर दें एंड सोलर पावर जो कॉस्ट है वो भी फ्यूचर में वो हाइक हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूट की थी कमेटी, तो उस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि आप जो है इंस्टॉल कर दें बर्ड डाइवर्टर्स, ठीक है, जो कि आपके पावर लाइंस के वहाँ पे एक ऐसे फ्लैप की तरह होंगे जो कि रिफ्लेक्टर का काम करेंगे, और वो रिफ्लेक्टर देख के जो है वो जो है आपके बर्ड्स जो हैं वो आएंगे नहीं, उनको मतलब 50 मीटर्स दूर से भी आपको दिख जाएगा। तो ये आपका डिस्कशन अभी चल रहा है, तो कमेटी ने ऐसा रिकमेंड किया है। तो अब इस पे आगे क्या होगा वो देखते हैं। तो ग्रेट जो है कहाँ गया, हाँ, अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एंड इंडेमिक है टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। राजस्थान में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, एरिड सेमी एरिड में रहता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। शेड्यूल 1 ऑफ WPA 1972 जो इंडिया का एक्ट है उसमें शेड्यूल 1 में आता है। दैट मीन्स आप इनको ऑब्वियसली क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो आप इनकी हंटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते। देन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, ठीक है। देन इसके कुछ थ्रेट्स हैं जो कि इन जनरल होते हैं कि ऑब्वियसली हंटिंग करते हैं, हैबिटेट इरोजन एंड ऑल, ग्रीनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से, जिससे एरिड ग्रासलैंड्स को वुडेड एरिया में जो है कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इनकी, क्योंकि ये तो एरिड और सेमी एरिड रीजन में आते हैं, रहते हैं रीजन में, तो वो एक इनका थ्रेट है, ठीक है। नाउ मतलब उनकी पॉपुलेशन जो कम हो रही है उस पर। नाउ सेकेंड चीज़ है मिष्टी। हाँ, ये जो स्कीम है मिष्टी से लग रहा होगा कि मतलब मिष्टी समझ के तो मिष्टी स्कीम आई है तो कुछ खाने पीने का सोच सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंग्रोव इनिशिएटिव है फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो मैंग्रोव की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके जो मैंग्रोव्स होते हैं उनकी प्लांटेशन की जाएगी कोस्ट लाइन और सॉल्ट पैन लैंड्स में, ताकि अब मैंग्रोव का तो हमें पता है कि ये आपके जो टाइडल रीजन होते हैं जहाँ पे इंटरटाइडल टाइडल रीजन, तो कोस्टल एरिया में यहाँ पे अगर मान लो मैंग्रोव हैं, जैसे सुंदरबन एरिया में है, तो वो आपको क्या करते हैं, कभी सुनामी आई और जो बड़े बड़े साइक्लोन्स हैं, चक्रवात एंड ऑल, उनसे आपकी जो इनर हिंटरलैंड है उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, और जो है आपकी जब मैंग्रोव होते हैं तो वहाँ पे मैंग्रोव क्या है, मैंग्रोव आपके क्योंकि उसमें आते हैं ना जो ट्रांजिशन एरिया में, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू स्पीसीज़ मिल जाती हैं, तो आपकी बर्ड्स की डाइवर्सिटी एंड अदर स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इकोसिस्टम सेंस में भी ये काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। आपके कार्बन जो सिंक का काम करते हैं, ठीक है। तो देखो, मिष्टी स्कीम जो है इट एम्स एट मैंग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग द कोस्ट लाइन एंड ऑन द सॉल्ट पैन लैंड्स, ठीक है। तो ये जो स्कीम है मिष्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स, ये आपका जो है कन्वर्जेंस कैसे काम करेगा, ये जो आपकी मनरेगा स्कीम है और ये कैंपा फंड जो है कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड जो था
ये आपके स्टैटिक का पार्ट है एनवायरनमेंट का, एंड अदर सोर्सेज। तो इन सब को मतलब कन्वर्ट करके जो पैसा ये फंड पैसा मिलेगा उसको ये मैंग्रोव प्लांटेशन करेंगे अराउंड द कोस्ट लाइन एंड सॉल्ट पैन लैंड्स, ठीक है जी। तो आपके सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ऑब्वियसली इरोजन प्रिवेंट होगा, ये मैंने आपको बता दिया, प्लस कार्बन सिंक का ये काम करेंगे। तो इंडिया के जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, जो पेरिस क्लाइमेट में हमने उसमें और प्लस अभी जो रिसेंट भी किए थे पंचामृत, उसका जो पार्ट है। तो पंचामृत में क्या बोला था कि कार्बन सिंक जो है हम 2.5 से 3 बिलियन टन करना चाहते हैं ऑफ CO2 बाय 2030। नहीं, हमारा 2.5 से 3 नहीं बोला था, उसमें कुछ और बोला था, बट यहाँ पे ऐसा बोला है कि आपका ये नहीं 2.5 से 3 तो नहीं था, एक सेकेंड में चेक कर। यस, 2.5 से 3 नहीं बोला था, हमने बोला था 1 बिलियन टन, ठीक है। जो नहीं, यहाँ पे तो ये कार्बन सिंक की बात कर रहा है, तो ये कार्बन सिंक की बात कर रहा है, इसलिए वो 2.5 से 3 बिलियन टन जो है एडिशनल हम क्रिएट कर पाएंगे इससे। तो ये इन जनरल मैंग्रोव की बात कर रहे हैं। और जो हमारा पंचामृत था वो आपका डिफरेंट है, वो तो आपकी कार्बन मतलब उसमें 3-4 चीज़ें थी, 5 चीज़ें थी। तो 5 चीज़ों में से एक तो हमारा जी ये जो नेट न्यूट्रलिटी वाला था 2070 तक करना है, ठीक है। नेट ज़ीरो एमिशन करना है। नेट ज़ीरो मतलब जितना हम प्रोड्यूस, नेट ज़ीरो मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही एमिट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, एमिट करेंगे बट उतना ही वो अपना एब्जॉर्ब भी हो जाए, ठीक है, एज एन लाइक कार्बन सिंक जो हम बोल रहे हैं वैसे। एंड आपके जो रिडक्शन करना है कार्बन की इंटेंसिटी ऑफ द इकॉनमी बाय 45% बाय 2030 ओवर द 2005 के लेवल पे। देन आपका जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है उसको 1 बिलियन टन कम करना था, 1 बिलियन टन, ठीक है। तो कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन बाय 2030 ये कम करना था, ठीक है। ये और एक था कि आपका जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है रिन्यूएबल एनर्जी से वो हमारी कम से कम 50% हो, एंड नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी कम से कम 500 गीगावाट पहुंच जाए, 500 गीगावाट बाय 2030। तो ये कुछ टारगेट्स है, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि एडिशनल कार्बन सिंक जो है हमारा 2.5 से 3 बिलियन टन का CO2 इक्विवेलेंट बाय 2030 ये क्रिएट करेगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी काफ़ी अच्छा है ये। मैंग्रोव आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटी सर्विंग एज अ ट्रांजिशन बिटवीन दी, हाँ ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, ठीक है, तभी तो ये आपके कोस्टल एरिया में उग सकते हैं, तभी तो आपके जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो उनकी रूट्स होती हैं वो इस तरीके से निकली होती है कि वो जो है बाहर आके अपने पानी वाले एरिया से जो है सांस ले सके, ठीक है जी, रेस्पिरेशन हो पाए। और इसमें क्या होता है कि ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन्स में मिलते हैं, कैरेक्टराइज बाय जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है, टेम्परेचर रेंज इतना होता है, काम वाटर होता है विद सफिशिएंट सेडिमेंट्स टू सेट डाउन द रूट्स। यस, तो सेट रूट्स अंदर जाएंगी तभी तो। ये कोस्टल रीजन में से ये नहीं है कि वो कोस्टल, वो इंटरटाइडल रीजन जो आपका लैंड और उसका मिक्स जो रीजन होता है वहाँ पे होते हैं, ठीक है। 2 तरह के होते हैं, ट्रू मैंग्रोव्स एंड मैंग्रोव्स एसोसिएट्स। तो ट्रू मैंग्रोव्स जो होंगे वो आपके स्पेसिफिकली इंटरटाइडल जोन में होंगे, लेकिन मैंग्रोव एसोसिएट्स आपके और अंदर इनलैंड भी हो सकते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या लिटोरल हैबिटेट कहीं पे भी। तो अदर इनिशिएटिव्स जो मैंग्रोव्स के लिए लिए हैं, इंडिया ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, तो COP27 समिट जो हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है उसमें इन्होंने ज्वाइन किया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो एक मिशन चल रहा है जो है आपके मैंग्रोव और कोरल रीफ्स दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लस इन एडिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने भी एक लॉन्च किया था सेव वेटलैंड कैंपेन, लेकिन ये लोगों को मिक्स करके लाइक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच है, तो लोगों की हेल्प से पूरा क्लाइमेट वेटलैंड को सेव करना। तो ये वेटलैंड से रिलेटेड है और वेटलैंड्स में आपका मैंग्रोव भी आएगा ही क्योंकि वो वेटलैंड वाला एरिया ही है। कैंपेन्स विल इनेबल एफर्मेटिव एक्शन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। फिर ये बता रखा है कि मैंग्रोव्स किस तरीके से बेनिफिशियल होते हैं, तो ये तो ऑब्वियस है कि मैंग्रोव वुड जो है टिम्बर फ्यूल वगैरह मिलेगा। कोस्टल प्रोटेक्शन में तो हमने बता दिया, ठीक है। देन वाटर फिल्ट्रेशन भी करते हैं, मे ट्रीट द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ एक्वाकल्चर, ठीक है। तो वाटर फिल्ट्रेशन का भी काम करते हैं, जो आपका पानी
ठीक है, वहाँ पे आता है, जो भी रिवर से भी आता है और उधर से भी आता है कोस्टल एरिया से। तो जो आपका पानी है उसको फिल्टर करना। देन टूरिज्म, देयर आर ओवर लाइक इतने मैंग्रोव रिलेटेड, ठीक है ऑब्वियसली टूरिज्म तो होगा, फिशरीज भी होंगी। देन क्लाइमेट को रेगुलेट करना, कैसे, क्योंकि जो मैंग्रोव्स होते हैं 3 से 5 टाइम्स हाइयर देन दैट ऑफ द ट्रॉपिकल अपलैंड फॉरेस्ट, कार्बन स्टोरेज पोटेंशियल इनका काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो अच्छे खासे कार्बन सिंक का काम करते हैं। ठीक है, मैंग्रोव इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है, ये आपकी जो है कि हमारे मैंग्रोव इकोसिस्टम सर्विसेज, तो इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं कि इन जनरल आपको कितना जो है इतने डॉलर पर ईयर का जो सर्विसेज वो दे रहे हैं वो कितने मतलब उसको अगर उसको पैसों के टर्म में देखें तो कितना पड़ेगा, तो इतना पड़ेगा। ठीक है, फिर लाइवलीहुड्स 120 मिलियन पीपल लिविंग नियर द मैंग्रोव एरिया, तो ठीक है ये हो गया हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज। नाउ ये न्यूज़ थी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ब्लू एंड येलो बॉन्ड्स। तो कल परसों हमने ग्रीन वॉशिंग वाला कंसेप्ट देखा था। ग्रीन वॉशिंग क्या है कि ग्रीन वॉशिंग क्या था कि जो ये ग्रीन बॉन्ड्स जो इशू हो रहे हैं, ठीक है, तो कंपनीज़ क्या हैं, कुछ ऐसी कंपनीज़ जो कि एक्चुअली में ग्रीन बॉन्ड नहीं भी हैं, कोई मतलब वो सस्टेनेबल एक्टिविटी में कोई इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, या फिर कुछ फ्रॉडबाजी करके जस्ट दिखा रहे हैं, कुछ एक पार्ट ही उनका ग्रीन उस पर काम कर रहा है, बट बाकी सारा उनका जो है नॉन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो वो आपके ग्रीन वॉशिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमने देखा था। अब जो न्यूज़ आई है कि सेबी ने नोटिफाई किया है स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन बॉन्ड्स, और इन्होंने एक ब्लू और येलो बॉन्ड का कंसेप्ट भी लेकर आए। व्हाट इज ब्लू बॉन्ड, जो आपकी सस्टेनेबल वाटर, तो ब्लू तो वाटर से रिलेटेड होता है, ठीक है, ये हो गया। तो उसमें जब क्लीन वाटर साइकिलिंग एंड इन सब से रिलेटेड हो गया, वाटर रिसाइकलिंग एंड ऑल। देन येलो बॉन्ड्स जो हैं येलो तो ये सोलर एनर्जी, सन येलो है, तो येलो बॉन्ड्स जो हैं सोलर एनर्जी जनरेशन एंड अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज जो उससे एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो है फंड रेज करने के लिए येलो बॉन्ड्स। फिर एक ट्रांजिशन बॉन्ड भी है कि अगर आप मतलब आप मान लो कि एक ऐसी इंडस्ट्री हो जो पॉल्यूटिंग है और फिर आप ट्रांजिशन कर रहे हो टू अदर नॉन पॉल्यूटिंग, तो अगर आपकी जो ऑपरेशंस हैं वो थोड़े ज़्यादा सस्टेनेबल फॉर्म में आ रहे हैं, तो आप ट्रांजिशन बॉन्ड आप कर सकते हो इशू। ठीक है, देन सेबी ने डिफाइन किया है कि ग्रीन डेट सिक्योरिटी क्या रहेगी, जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स लाइक रिन्यूएबल, सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, देन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, इन सब से रिलेटेड अगर आप फंड रेज करते हो तो ठीक है, तो आपके ये हो गए। देन सिग्निफिकेंस ऑफ द मूव क्या है, ऑब्वियसली ग्रीन वॉशिंग वाला, क्योंकि आपके पास ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी व्हाट इज़ कंसिडर्ड ग्रीन। तो ग्रीन में आपने बता दिया सेबी ने कि ये रहेंगे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो रिन्यूएबल, सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। तो इन्होंने डेफिनेशन दी है, कहने का मतलब ये है। सिग्निफिकेंस क्या है, देन सस्टेनेबल फाइनेंस हो गया, अट्रैक्ट करना, एंड फ्रेमवर्क जो है फॉर जीडीएस विद अपडेटेड ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल। तो ये जो है हमारा सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन, ये एक इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स निकाले थे, तो उससे हमारा ये जो है अलाइन कर रहा है, हमने जो भी सेबी ने अब डेफिनेशन दी है उसके जो भी फ्रेमवर्क है वो उससे अलाइन कर रहा है उनके प्रिंसिपल्स। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है वर्ल्ड सिक्योरिटी रेगुलेटर्स की, ठीक है, तो सेबी इसका मेंबर हो गया। नाउ प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हैं 5 न्यू जजेस टू सुप्रीम कोर्ट आफ्टर सेंटर्स अप्रूवल। तो फाइनली सेंटर ने, इनकी बहुत टसल चल रही थी कॉलेजियम वाले, तो कॉलेजियम ने तो रिकमेंड किए थे, पर जो है सेंटर ही उसको अप्रूवल नहीं दे रही थी काफ़ी टाइम से। तो फाइनली इन्होंने 5 नए जजेस की जो है अभी वो दिया है। तो अभी आपकी जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो आपकी 32 हो जाएगी अगेंस्ट द सैंक्शन। तो सैंक्शन है 34, और ये सैंक्शन स्ट्रेंथ कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट बाय लॉ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस, ठीक है, ये आपके आर्टिकल 124 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एंड इसमें जो है कोलेजियम सिस्टम, तो ये आपके स्टैटिक का ही पार्ट है। तो कोलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि अभी करंटली क्या फॉलो होता है, CJI प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, ये आपके जो है रिकमेंड करते हैं नाम जजेस के, जो उनको मतलब जो यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, ठीक है, ये हाई कोर्ट वगैरह से ही तो आते हैं, तो उन्हीं के जजेस के नाम ये रिकमेंड करते हैं, फिर गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है। तो कॉलेजियम के उसको सेंटर ने अब अप्रूवल दे दिया है। तो अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये 3 जजेस केस से जो है आपका उभर के आया था। पहले जजेस केस में तो कुछ नहीं था, उसमें तो आपका जो है प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर थी,
कि वो किसी भी रीज़न से, मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न हो, अच्छे ढंग का रीज़न हो, तो वो अपना, तो इसका मतलब है कि रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेटर से आपके एग्जीक्यूटिव के पास थी। सेकेंड जजेस केस जो 1993 में आता है, उसमें आपके CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज की बात हुई थी, लेकिन फिर फाइनली थर्ड जजेस केस आता है 1998 में, और उसमें 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ CJI को कंसल्ट करना है, एंड देन आप जो है ओपिनियन ऑन अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफ़र ऑल्सो, ठीक है। नाउ इसके बाद एक एनजेक बिल, ये इन्होंने गवर्नमेंट लेकर आई थी, ठीक है। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की एक ऐसी कमीशन बनाए, कोलिजियम सिस्टम और वो नहीं सुप्रीम कोर्ट, तो ये एनजेक, बट फिर 4th जजेस केस आता है, 4th जजेस केस, तो उसमें एनजेक को जो है इनवैलिड घोषित कर दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये भी एक आपका मेंस का टॉपिक है। देन गवर्नमेंट टू पुश प्रोड्यूसर्स टू यूज़ रिसाइकल स्टील एज 50% इनपुट बाय 2047। मिस्टर स्टील ने बोला है कि गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर्स, जो स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, उनको ये बोल रही है कि अगर आप इनपुट यूज़ करते हो, आपको जो रॉ मटेरियल रहता है स्टील बनाने के लिए, उसमें आप 50% जो है, कम से कम आप 50% जो इनपुट अपना रॉ मटेरियल का है वो स्क्रैप्ड स्टील यूज़ करो, रिसाइकिल जो स्टील है, ठीक है। तो आपका जो सर्कुलर इकोनॉमी को ये फेवर देगा, क्योंकि आपका क्या है कि वेस्टेज जो है वो कम होगी, क्योंकि आपका 50% तो वेस्ट मतलब अगर इनपुट है वो आपका पहले से स्क्रैप मटेरियल ही यूज़ हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि 6R रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस, रिकवर, रिडिज़ाइन, रीमैन्युफैक्चर, ये वाला प्रिंसिपल आपका फॉलो हो जाएगा। प्रोड्यूस हाई क्वालिटी फेरस स्क्रैप फॉर क्वालिटी स्टील प्रोडक्शन, दस मिनिमाइजिंग द डिपेंडेंसी। हाँ, और हमारे इंपोर्ट पे भी डिपेंडेंसी जो है कम हो जाएगी, क्योंकि हम जो रिसाइकिल चीज़ है उसी को हम फर्दर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बाय 2047, एंड अभी करंटली सिर्फ 10% यूज़ होता है, अब 50% बोला है मिनिस्ट्री ने। तो यहाँ पे आपका, हाँ, इससे फ़ायदा क्या होगा, CO2 एमिशन जो है स्टील सेक्टर में कम होगा, सेव एनर्जी एंड प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्वियसली, एंड कितना टन, ये आपका कितना सारा, 1.1 टन आयरन ओर जो सेव हो जाएगा, इतना कुकिंग कोल सेव हो जाएगा, लाइमस्टोन सेव हो जाएगा, क्योंकि इतना आपके क्या कहते हैं, एवरी टन ऑफ स्टील स्क्रैप दैट इज़ रिसाइकिल्ड सेव्स इतना, क्योंकि आपको फिर जो नया वो नहीं चाहिए ना, 50% तो आप पुराना ही यूज़ कर रहे हो, तो आपको नया बनाने के लिए इतनी एनर्जी, इतना मतलब जो कोल वगैरह यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। लाइमस्टोन भी यूज़ होता है जब स्टील बनाया जाता है, आयरन में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है ना, तो कोल तो चाहिए एनर्जी के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी थोड़ी इतनी कम हो जाएंगी, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो। एंड अचीविंग द विजन ऑफ 300 मिलियन टन पर एनम स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया बाय, तो ये हमारा टारगेट है। कितना टारगेट है हमारा, 300 मिलियन टन पर एनम, हर साल हम इतना स्टील प्रोड्यूस कर पाएँ बाय 2030। चैलेंजेस क्या हैं कि स्क्रैप स्टील मीट्स नेसेसरी क्वालिटी क्राइटेरिया, तो ये तो हर जगह रहता है, हर चीज़ में रहता है कि आप जो रिसाइकिल प्रोडक्ट में आप वो यूज़ कर रहे हो, क्या उसकी क्वालिटी उतनी जो है क्राइटेरिया मीट कर पाएगी। देन मूविंग एंड स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्टील स्क्रैप, उसको स्टोर करना और लेके आना, उसमें भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, एंड एक्सट्रीमली एनर्जी इंटेंसिव स्टेप्स भी रहेंगे, ठीक है। तो चैलेंजेस भी हैं। नाउ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, हाँ, इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका लाइफ जो है ये इन्होंने लॉन्च किया था हमारे COP26 मीट में, ठीक है। तो ग्लासगो में जो हुई थी, तो उसमें ये बोला था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मेजर्स, तो ये है इंडिया ने बोला था कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो मतलब लोग हैं जैसे साइकिल यूज़ करें, मतलब अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस करें जिससे एनवायरनमेंट सस्टेनेबल रहे, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए था, ठीक है। बट अगर यही आप सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल, तो इंडिया में तो वैसे भी कितना जो है क्या कहते हैं, इंडिया में तो काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल लोग फॉलो करते हैं। अगर आप जो विलेज एरिया में भी जाओगे तो काफ़ी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल ही रहता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जैसे अगर आप US और बाकी कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्शन है, कार्बन जो आपका जो वो प्रोडक्शन है, वो हमारा इंडिया से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों को अपनाता है। तो
इसमें यही बोला गया है कि ये जो लाइफ अगर पूरा वर्ल्ड इसको अगर कर ले, ठीक है, एक्सेप्ट, तो काफ़ी ज़्यादा सुधार आ सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो इसमें क्या है कि इसी को जो है प्रेस करते हुए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला है, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की, लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जामिन किया कि हाउ इंडिया हैज़ इंटीग्रेटेड सेवरल पॉलिसीज इन इट्स एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी दैट आर अलाइंड विद लाइफ इनिशिएटिव। ठीक है, तो एनुअल ग्लोबल कार्बन एमिशन जो है हमारा, एनुअल ग्लोबल अगर लाइफ अडॉप्ट कर ली जाए ये फ्रेमवर्क मेजर्स, तो 2 बिलियन टन जो है तक भी एनुअल जो है कम हो सकता है ग्लोबली। लाइफ मेजर्स वुड सेव कंज्यूमर्स ग्लोबली अराउंड इतना बिलियन, इतने पैसे, इतने 440 बिलियन डॉलर सेव हो सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी 10% मोर एनर्जी एफिशिएंट है देन बोथ ग्लोबल एंड G20 एवरेज। ठीक है, इंडिया टुक लेस टाइम टू गो फ्रॉम हाफ टू फुल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, ये तो एडिशनल पॉइंट हो गया इस रिपोर्ट में, मतलब इन्होंने हाईलाइट किया है। ठीक है, एंड देन 60% एमिशन सेविंग बाय दिस, ये तो इन जनरल की हाँ गवर्नमेंट कर रही है इसमें पुश। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है 1974 में बनी थी जब मेजर ऑयल डिसरप्शन हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे ये पेरिस हेडक्वार्टर है इसका, इंडिया इसके एसोसिएट मेंबर है। ठीक है, देन लाइफ मिशंस वर लॉन्च बाय PM एट COP26, और ये हमने पढ़ लिया कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता है ना। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नीति आयोग। ठीक है, सॉरी, इम्प्लीमेंट मिनिस्ट्री कर रही है, पायलटेड बाय नीति आयोग है ये, और 2027 तक ये चलेगा। देन सेक्शन 69A ऑफ, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में तब भी रहा था जब कोविड आया था, जब चाइनीज़ ऐप्स बहुत ब्लॉक की गई थी, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो क्यों ब्लॉक, मतलब इस सेक्शन में क्या है कि गवर्नमेंट के पास पावर है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एनी कंटेंट टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर। तो ठीक है, ये तो इसमें इतना कुछ है नहीं, ब्लॉक किए हैं कुछ। ठीक है, इसमें आपके चाइनीज़ के भी हैं, गैम्बलिंग, अनऑथराइज्ड लोन सर्विसेज एंड ऑल। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये जो है आपके इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, एंड इसका एम क्या है? क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मोबाइल एंड डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ कंट्री देना, एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये बना था। ठीक है, तो ये जो है USOF जो आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, तो उसी से ये आपका जो है फंड कलेक्ट होता है और उसको वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इकॉनमी का कंसेप्ट है। तो टेलीकॉम जो आपके ऑपरेटर्स हैं उन्हीं का ही उनको मतलब मैंडेटरी होता है कि उनको इतना पैसा उसमें देना होता है, कुछ उनके परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू का, एंड वो आपका जो है प्लस मे बी शायद जो है गवर्नमेंट के और किसी चीज़ से भी ये फंड आता होगा, तो उसमें ये यहाँ यूज़ करते हैं मोबाइल एंड डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, तो इस बार गवर्नमेंट ने इसमें जो रिवाइज एक्सपेंडिचर एस्टिमेट, तो इसमें इन्होंने जो फंड की जो बजटरी एस्टिमेट था 9,000 करोड़, लेकिन इसमें इतना ही रखा है, तो ये उस पर न्यूज़ थी। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अडॉप्ट किया है न्यू मैंडेटरी इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स कैरिंग इंडस्ट्रियल पर्सनल। ठीक है, तो IMO क्या है? अब ये न्यूज़ तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्या है इसमें, पर IMO क्या है? IMO एक स्पेशलाइज एजेंसी है UN की। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन UN की एजेंसी है टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंटरनेशनल शिपिंग। ठीक है, और इंडिया भी इसका पार्ट है। और बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किससे बनी थी, कन्वेंशन से बनी थी या व्हाटएवर। देन क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स, ये क्या है कि क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? जब आपका लार्ज पार्ट ऑफ क्लाइमेट सिस्टम, ठीक है, सेल्फ परपिचुएट होने लग जाए बियॉन्ड अ वार्मिंग थ्रेशोल्ड, तो उसे हम कहेंगे क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। जिससे मतलब कि अभी क्या होगा कि बहुत ही एब्रप्ट, इरिवर्सिबल, डेंजरस इम्पैक्ट हो सकता है इससे। तो इसमें क्या देख रहे थे हम? हाँ, तो कुछ ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स जैसे कि ग्रीनलैंड, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ओशन सर्कुलेशन, ठीक है, एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रीनलैंड की बात करो तो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स मतलब समझो कि अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे वो पहुंच गए
तो उसके बाद और ख़तरनाक सा हो जाएगा। जैसे हाँ, अगर मान लो कि ग्रीनलैंड में आइस जो है आपकी एक बार जो है पिघलने लग गई, तो क्या होगा कि आपका जो है सी वहाँ से पिघलने लग जाएगी, तो सी लेवल राइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, एक बार वो जो है एक पर्टिकुलर वार्मिंग टाइम तक पहुंचा, तो उसके बाद जो है वार्मिंग बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है आपका लंग्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो ये हमारा सिस्टम ख़राब हो गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फर्दर और ज़्यादा आपकी जो है पोटेंशियल जो डैमेज है वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये जो एक क्रूशियल जो है इकोसिस्टम के ये हमारे वो हैं। तो ये ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स क्यों बोल रहे हैं कि एक टिप जो है एक थ्रेशोल्ड लेवल अगर अचीव हो गया, इतनी गर्मी हो गई, तो फर्दर और बढ़ने में ज़्यादा वो नहीं लगेगा, बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, अगर ये हमारा सिस्टम ख़राब हो गया तो। उसके बाद आगे चलते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड। हाँ, तो ये क्या है कि जो हमारा सेवा वो है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ठीक है, तो ये हमारे इलाबेन भट्ट ने बनवाया था अहमदाबाद में, 1972 में इन्होंने फाउंड किया था। इसमें क्या होता है कि जो हमारे इनफॉर्मल इकॉनमी से रिलेटेड जो हमारे वुमेन वर्कर्स हैं उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना, उनको नई नई टेक्नोलॉजी, टेक्निकल ट्रेनिंग देना। ठीक है, और जो आपके इट इज़ लाइक पार्ट ऑफ योर सेल्फ हेल्प ग्रुप आप मान सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनके साथ जो है पार्टनरशिप की है किसने, हिलरी क्लिंटन का जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन, इन्होंने अनाउंस किया है GCRF। ठीक है, तो GCRF क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड। अब इस फंड से क्या होगा कि टैकल द चैलेंजेस फेस ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये आपके इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर में था कल। देन एमॉर्फस आइस, ये भी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने नई तरह की आइस जो है बनाने की कोशिश की है, जो जिससे कि क्या है, जो जिसकी डेंसिटी और स्ट्रक्चर वाटर से मैच करती है। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि वाटर की जो मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज़ है, कैसे जो आइस होती है वो लेस डेंस होती है दैन इट्स लिक्विड फॉर्म। तो जब आप लिक्विड फॉर्म देखोगे तो वो ज़्यादा डेंस होता है, राइट, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास होते हैं, लेकिन आइस में दूर। तो ये जो है आपकी इसे अनयूजुअल प्रॉपर्टी फॉर अ क्रिस्टल बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाटर की ही मिस्टीरियस प्रॉपर्टी है इन जनरल। तो अब दो तरह की आइस होती है, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलिन। तो क्रिस्टलिन जो हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट जो अर्थ का है उसमें क्रिस्टलिन ही मिलती है, लेकिन अगर आप बाकी जगह पे देखो, मतलब कि स्पेस वगैरह में देखो, कॉमेट्स में, इंटरस्टेलर क्लाउड्स में, यहाँ पे एमॉर्फस मिलेगी। एमॉर्फस का क्या मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसऑर्डर स्टेट में अरेंज है ऐसे। ठीक है, लेकिन क्रिस्टलिन में तो ऑब्वियसली हम जब उसको टाइम देते हैं, किसी जो हम स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स करते थे, किसी भी चीज़ को टाइम देते थे, तो एक बहुत ही आराम से सेटल डाउन होगा, कोई भी क्रिस्टल बनेगा। तो वो ज्योमेट्रिकली रिपीटिंग पैटर्न में ही आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रहते हैं। ठीक है, देन म्यूऑन्स जो होते हैं आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो आपके जो एटम से भी छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिजेंबल करते हैं, लेकिन उनसे 207 गुना ज़्यादा मोटे होते हैं, मैसिव होते हैं मीन्स। तो इसको फैट इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जाता है इसलिए। ठीक है, देन साइंटिस्ट ने यूज़ किया था इनको वॉल को स्टडी करने के लिए, जियान सिटी की। ठीक है, तो ये जो है आपके कैसे क्रिएट होते हैं, जब पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर कोलाइड विद द कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स स्पेस में मूव करते रहते हैं एट जस्ट बिलो द स्पीड ऑफ लाइट, जस्ट बिलो द स्पीड ऑफ लाइट। ये हैवी होते हैं हमारे म्यूऑन्स, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऑफ रॉक से ये आपके ट्रैवल कर सकते हैं। देन खेलो इंडिया का ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड इन्होंने अलॉन्ग विद द LG ऑफ जम्मू कश्मीर, इन्होंने अनाउंस किया है 3rd खेलो इंडिया विंटर गेम्स मैस्क्योट, थीम सॉन्ग, जर्सी एंड ऑल। तो ये जो है खेलो इंडिया, इट वाज इंट्रोड्यूस टू रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर एट ग्रास रूट लेवल। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है कि प्रायोरिटी स्पोर्ट्स सेक्टर्स में फिनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है 5 लाख पर एनम फॉर 8 years, जो भी आपके टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं उनको। फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने फाउंड की थी 1921 में, एंड इसको अब हेरिटेज टैग मिल सकता है यूनेस्को से। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज उसका फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बन जाएगी। ठीक है, मतलब
इसको इन द सेंस कि ये वैसे क्या है, फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का टैग इसको मिल जाएगा, ठीक है। एंड यूनिवर्सिटी हैज़ एन ओपन एयर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। एंड यूनिवर्सिटी आपके सेंटर ऑफ कल्चर की तरह इनॉग्रेट की गई थी बाय रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने आर्ट, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज, म्यूज़िक, ये सारे इसमें इंस्टीट्यूट्स रिफ्लेक्टेड इन डाइवर्स इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। देन पेलियोलिथिक पीरियड, ये तो सबको पता होता है इन जनरल, इसमें इतना कुछ दिया नहीं है, ये तो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है वैसे। तो अभी क्या हुआ है कि जो, एक सेकेंड, हाँ, लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ स्टोन कार्विंग्स आपके गुड़गांव के अरावली, वहाँ से अरावली हिल्स एंड ऑल, वहाँ से आपको मिली है। तो अब जो है पेलियोलिथिक टाइम की बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब पेलियोलिथिक में अपर पेलियोलिथिक होता है, लोअर, मिडल एंड अपर पेलियोलिथिक। अगर आप इसमें जो आपकी पेंटिंग्स की अगर आप बात करो तो आपके अपर पेलियोलिथिक टाइम से ही हैं सिर्फ, ठीक है। और ये आपके टूल्स वगैरह दे रखे हैं, बट यहाँ से पढ़ने की बजाय आप अपना बेसिक स्टैटिक पार्ट से कवर करो, इसमें इतना कुछ दिया नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो थैंक यू।